How are you, viewers? Hope you're fine. It's me, Zafar, and you are tuned in Camscope. Thank you for joining. हम डिस्कस कर रहे थे periodicity ऑफ प्रॉपर्टीज़, उसमें अभी हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर देखेंगे और उसके बाद देखेंगे इन अ पीरियड और ग्रुप इसका क्या ट्रेंड है. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है, तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगी कि किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप और पीरियड चेंज हो रही है. व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the isolated gaseous atom is called ionization energy. आपके पास मसलन सोडियम है, सोडियम के के 11 इलेक्ट्रॉन है इन ऑल, एटॉमिक नंबर 11 है. ये देखें 2, 8 और 10 और 11. आप ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, आप इसको एनर्जी देते हो तो 496 किलो जॉल मोल जो एनर्जी पर मोल जो एनर्जी है. यू मीन कि अगर आपके पास, इसकी फिज़िकली क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास 23 ग्राम सोडियम हो और उस तमाम के आप आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो आपको 496,000 जॉल्स पर मोल एनर्जी चाहिए होगी, यानी 23 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी. तो अब आपने ये इलेक्ट्रॉन निकालना था, ठीक है, निकाल दिया आपने. सेकंड, आप पोटेशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इसके लिए 420. ये कम क्यों आ रही है? कि सोडियम ऊपर होता है पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, और पोटेशियम नीचे होता है. सोडियम का अगर ये साइज़ है तो पोटेशियम का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी हो जाता है. आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है पोटेशियम की सोडियम से. नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी. जब आप मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है. और जब आप मैग्नीशियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस, अ बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट है. दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि अब के बार आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है 12 पुल कर रहे हैं और प्रोटॉन जो है वो 11 है, ठीक है. प्रोटॉन आपके 12 हैं और इलेक्ट्रॉन आपके 11 हो गए, कम हो गया. अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. हाँ, इसी तरह 459 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए हुई. अगर आप मैग्नीशियम का तीसरे शेल से, ये आपका मैग्नीशियम हो सकता है या मैग्नीशियम है, ये देखें, ये सोडियम जो मैंने पहले बनाया था, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर दें. अब एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया, फिर दूसरा किया, ये इसका फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, और ये इसका सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है. इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो. अगर थर्ड पे जाओ तो थर्ड के लिए 8000 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए. तो 2 के डिफरेंस से अगर तीसरा जो है बहुत डिफरेंट है तो इसका मतलब है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हो सकती है. यानी आप वैलेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू के गैप से. मतलब सोडियम की पहली आयनाइजेशन 496 है, दूसरी पे जाओ तो आपको 4 या 5000 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए. 2 का बिग गैप है अगर, तो इसका मतलब है पहले वाली जो है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी है. अब हमने देखने हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी. जी देखें जी, एटॉमिक साइज़ अगर बड़ा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. यानी मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किया भी. एटॉमिक साइज़ छोटा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई. इलेक्ट्रॉन साइज़ बड़ा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, ठीक है. अब आ जाओ आप न्यूक्लियर चार्ज पे. न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है, क्यों भाई, एटम का साइज़ छोटा होता जाता है. न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी. यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज किसी एटम में ज़्यादा है, उसका साइज़ छोटा है, तो उसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल है. कि न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के. अब शील्डिंग इफेक्ट, या आप इसे कहते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट क्या आता है? रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता जाता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल. तो इसलिए हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो है जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है. भी देखें, शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो कम फोर्स से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा,
नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, आपको पता है एस न्यूक्लियस के करीब है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। फिर आपका पी है, पी थोड़ा सा उसके बाद है, फिर डी और फिर एफ। एफ से बहुत इलेक्ट्रॉन मुश्किल है निकालना, पी से थोड़ा इजी है, डी से पी से भी इजी है, और डी और कह लें एफ से जो है वो डी से इजी है। यूँ कर सकते हैं हम कि एस नीड्स हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन देन पी, and P needs high energy than D orbital and D need more energy than F orbital। तो ये थे हमारे फैक्टर जो कि आयनाइजेशन एनर्जी पे इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड, ग्राफ की मदद से हम बताते हैं और थोड़ा उन ट्रेंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हम अगर जायज़ा लें आयनाइजेशन एनर्जी का इन अ ग्रुप, आपको पता है इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो रेडियस बढ़ता है, और जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। शेल्स बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। नंबर ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस, एंड शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस। एज ए रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, भी शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया, एटॉमिक साइज भी बढ़ गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाता है। एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये है कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ बड़ा होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो वीक पड़ जाती है। आप इस ग्राफ में देखो, लिथियम इस तरफ जो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, और इस तरफ आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है इन किलो जाउल पर मोल। ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब आप देखो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, एटॉमिक साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा, एक ही ग्रुप के अंदर आप देख रहे हो। ठीक है, सोडियम का साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, पोटेशियम का साइज उससे बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी और कम होगी। रुबिडियम और सीजियम के साइज भी रिस्पेक्टिवली बड़े हो रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में एक ग्रेजुअल डिक्रीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप अगले ग्रुप में जाओ, फर्स्ट टू में तो ये ट्रेंड है, अगले ग्रुप में ये जो डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी है वो थोड़ा ग्रेजुअल हो जाता है, मतलब वो बहुत अब्रप्ट या इस तरह से नहीं है, बल्कि वो थोड़ा ग्रेजुअल हो जाता है। अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। ठीक है, इन अ पीरियड अगर आप देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। एज ए रिजल्ट removal of electron become difficult. As a result, removal of electron become difficult, becomes difficult। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल मुश्किल होती जाती है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है जी, अब हम देखते हैं
एक ग्राफ की मदद से। ये हमारा ग्राफ है। हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं इन किलो जॉल पर मोल, और एक्स एक्सिस पे हम एटॉमिक नंबर ले रहे हैं। बेसिकली हम फर्स्ट 3 पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखने जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट क्या होता है। फर्स्ट पीरियड अगर आप देखो, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट है, शॉर्टेस्ट पीरियड है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी आप देख रहे हैं और हीलियम की, इनमें बिग गैप है। क्यों? हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी रिमूवल मुश्किल है, 13 किलो जॉल पर मोल इसकी एनर्जी आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आप देखो हीलियम बहुत टॉप पे गया है। क्यों? एटॉमिक साइज़ छोटा है। क्या है? एटॉमिक साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल है हीलियम से। ठीक है, पहला पीरियड डन हुआ। अब आप देखो आपके पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। नियान में कंप्लीट शेल हो गया है, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप देखो लिथियम से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेरिलियम में एस कंप्लीट हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कंप्लीट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होता। बोरोन में अगर आप देखो तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। पार्शली फील्ड आर इजी कि उनसे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल आसान होती है, हाफ फील्ड से मुश्किल और कंप्लीटली फील्ड से सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। आपका कार्बन पार्शली फील्ड, नाइट्रोजन हाफ फील्ड फिर ऊपर चला गया, ऑक्सीजन पार्शली फील्ड नीचे आया, और इसमें 2 हाफ पर कंप्लीटली फील्ड हैं, ये भी पार्शली फील्ड है ओवरऑल, 2 ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो गए फ्लोरीन, इसकी हायर होगी, और नियान के अंदर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, इसका शेल कंप्लीट है, इसलिए नियान हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम यूं लिख लेते हैं कि completely filled orbitals have highest ionization energy। इसके बाद नंबर आता है half filled orbitals, और सबसे आखिर में कम एनर्जी किसकी है? पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स की। ये आपने याद रखना है। अब आप नेक्स्ट पीरियड में मूव कर गए हो भाई। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फ़र 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। इनमें हम देखते हैं, आपको पता है सोडियम के एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी रिमूवल आसान है। उससे मैग्नीशियम में 2 है, एस कंप्लीट है, रिमूवल मुश्किल है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी। फिर एल्युमिनियम में कम, भाई एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3s1, उसकी रिमूवल आसान है, पार्शली फिल्ड है। फिर सिलिकॉन में 2 हाफ फिल्ड है, फास्फोरस में 3 हाफ फिल्ड है। पी के अंदर px py जब 3 हाफ फिल्ड हो तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है। ठीक है, हाफ फिल्ड थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर आप सल्फ़र पार्शली फिल्ड, क्लोरीन पार्शली फिल्ड, और आर्गन में कम्प्लीटली फिल्ड है। तो आप देख सकते हो आर्गन भी टॉप पे चला गया है, इससे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल मुश्किल है। इसके बाद अगर आप देखो पोटेशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर, उसकी रिमूवल आसान है, जबकि कैल्शियम के आखिरी शेल में एस कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो ये थे हमारे ट्रेंड्स। ये हमने बेसिकली पीरियड के अंदर ट्रेंड देखे आयनाइजेशन एनर्जी के। तो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का होप्स हो के टॉपिक अब डन हो गया, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशन की और आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये बताया, उस पर फैक्टर्स कौन से इफ़ेक्ट करते हैं वो बताए, और इन दी एंड हमने इसके ग्रुप और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है उसको हमने ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। Thank you for watching.